हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गिरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2024 एडिशन वॉल्यूम 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स चैप्टर 7 डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। सो क्वेश्चन नंबर 9 वी विल सी pass necessary journal entries for the following transactions on the dissolution of a partnership firm of Kavita and Suman on 31st March 2022 after the various assets other than cash and third party liabilities have been transferred to realization account. सो रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर होने के बाद ये पॉइंट्स दिए हुए हैं और इन्हीं का हमें जर्नल एंट्री करना है। Kavita took over stock amounting to rupees 1 lakh at rupees 90,000. Creditors of rupees 2 lakh took over plant and machinery of rupees 3 lakh in full settlement of their claim. There was an unrecorded asset of rupees 23,000 which was taken over by Suman at rupees 17,000. Realization expenses rupees 2,000 were paid by Kavita. Bank loan of 2,100 was paid off. Loss on dissolution amounted to rupees 7,000. So let us see the explanation in the solution. So point A, Kavita took over stock amounting to rupees 1 lakh at rupees 90,000. So कविता जो पार्टनर है वो 1 लाख रुपीस का स्टॉक ले गई, लेकिन 90,000 में ले गई। तो जितने में ले गई उसी को हम रिकॉर्ड करेंगे। और जब कभी भी पार्टनर्स एसेट्स ले जाते हैं तो हमें उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है। कवितास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि एक तरीके से वो पेमेंट ले रहे हैं, है ना, तो उनका कैपिटल अकाउंट कम होगा। तो टू स्टॉक लिखने के बदले हमें क्या लिखना है, रियलाइजेशन अकाउंट। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि स्टॉक जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होके क्लोज हो गया है। तो ये किस चीज़ के लिए हम रियलाइजेशन अकाउंट लिख रहे हैं, स्टॉक के लिए लिख रहे हैं। तो मैं हिंट के लिए यहाँ लिख दे रहा हूँ, आपको सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के लिए रियलाइजेशन अकाउंट ही ओपन करना है, चाहे आप बेच रहे हो चाहे आप पेमेंट कर रहे हो। और ये कितने में ले गई कविता, 90,000 रुपीज़ में। being stock taken over by partner. सो कविता इज पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, सो इसलिए पर्सनल अकाउंट को डेबिट किया है। और रियलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, फाइन। सो नॉमिनल अकाउंट क्या है, क्योंकि एसेट रियलाइज हो रहा है इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा, फाइन। डेबिट ऑल इनकम्स एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल, नो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। Then B, creditors of rupees 2 lakh took over plant and machinery of rupees 3 lakh in full settlement of their claim. इसके लिए हमें कोई भी जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए आपको ये स्टेटमेंट लिखना चाहिए। अगर आप नहीं लिखते हैं तो हो सकता है कि आपको मार्क्स ना मिले, फाइन। क्यों क्यों ऐसा कर रहे हैं हम, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी और क्रेडिटर्स दोनों रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं, है ना। ये है रियलाइजेशन अकाउंट, इसके डेबिट में हमने क्या ट्रांसफर कर दिया है, प्लांट एंड मशीनरी, और क्रेडिट में ट्रांसफर कर दिया है क्रेडिटर्स। सो जब एक रिकॉर्डेड एसेट को एक रिकॉर्डेड लाइबिलिटी के साथ सेटल किया जाता है तो इसके लिए कोई भी जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं है, फाइन। नाउ पॉइंट सी, there was an unrecorded asset of rupees 23,000 which was taken over by partner Suman at rupees 17,000। यहाँ भी कविता जैसे कोई एसेट ले गई, यहां पर भी सुमन जो है वो एक एसेट ले जा रही है। सो डेबिट द रिसीवर, सो सुमन, सुमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, अमाउंट इज रुपीज 17,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट।
अनरिकॉर्डेड एसेट्स। सो हालांकि ये अनरिकॉर्डेड है, बैलेंस शीट में नहीं है, लेकिन ये रियलाइज किया जा रहा है, इसको पार्टनर ले जा रहा है, इसलिए हम रियलाइजेशन अकाउंट से ही उसे रियलाइज करेंगे। बीइंग अनरिकॉर्डेड एसेट टेकन बाय अ पार्टनर। Now point D, realization expenses of rupees 2000 were paid by Kavita. Kavita who is who? Kavita is a partner. So realization account debit होगा। So realization account कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, और ये एक्सपेंस है इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। एंड टू कविता, कविता जो है एक पर्सनल अकाउंट है, फाइन। बीइंग एक्सपेंसेस रिएम्बर्स्ड। सो फर्म को पे करना था लेकिन कविता ने पे किया है, इसलिए फर्म जो है कविता को रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दे रही है। तो उसके लिए कैपिटल अकाउंट के माध्यम से ही फर्म पार्टनर्स को अमाउंट देती या लेती है। क्योंकि फर्म के बैंक अकाउंट से पैसा नहीं गया है, कविता के पर्सनल अकाउंट से पैसा गया है, इसलिए हम यहाँ बैंक अकाउंट नहीं लिखेंगे। कविता को अमाउंट ट्रांसफर किया जा रहा है फर्म के द्वारा, इसलिए कविता का कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। नाउ पॉइंट ई, बैंक लोन ऑफ ₹21,000 वाज पेड ऑफ। बैंक लोन तो आउटसाइड लाइबिलिटी है, फाइन, और इसे हमें पे करना है, सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड। ये बैंक लोन है, क्योंकि बैंक लोन भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जा चुका है क्रेडिट साइड, इसलिए अब उसे हम बैंक लोन नहीं लिख सकते। क्या लिखना है हमें? रियलाइजेशन अकाउंट लिखना है। और पेमेंट कर रही है फर्म, सो टू बैंक, और अमाउंट है ₹21,000 का। बीइंग बैंक लोन पेड ऑफ बाय द फर्म, फर्म के द्वारा दिया गया है ये पैसा, इसलिए बैंक अकाउंट लिखे। अगर कोई पार्टनर दे रहा होता तो यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखते। नाउ एफ इज लॉस ऑन डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू ₹7,000। सो इससे लॉस है, इसलिए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, दोनों ही पार्टनर्स का, और ये पार्टनर्स है कविता और सुमन। सो कविता's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सुमन's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। So loss is which balance? Loss is credit balance. No, debit balance. Loss is debit balance. तो हम इसको रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करके उसे क्लोज करेंगे। इट इज ₹7,000 और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर्स दिया हुआ नहीं है। एज अ रिजल्ट दे आर 1:1। फाइन। सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, कैसा रहेगा? इक्वल रहेगा। सो ₹3,500 ईच। Being loss on realization. So this is the solution for question number 9. So let us see question number 10. Nisha, Kamal and Vijay had an automobile spare part business. Due to strained relationship among the partners, they were unable to take collective decisions for the growth of the business. As a result, firm had been in loss for the last 3 years. The partners decided to dissolve the firm. अब पार्टनर्स की आपस में नहीं बनी और इसके कारण फर्म को नुकसान होने लगा और इन्होंने फर्म को बंद करने का सोच लिया। सो फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। अब क्या क्या हुआ डिसोल्यूशन के समय? शिव, अ क्रेडिटर टू हुम ₹6,000 वर ड्यू, accepted office equipments at ₹4,000 and the balance was paid to him.
Second point, investment which were of rupees 1 lakh, half of it was taken by Mohan, a creditor, at 10% above the book value in settlement of his claim. Third point, loan of rupees 50,000 advanced by Nisha to the firm was returned. Then fourth point, loss on realization rupees 30,000 was distributed among the partners equally. Journalize the above transaction at the time of dissolution of the firm. So let us see the solution. 10. First point. Shiv, a creditor to whom rupees 6,000 were due, accepted office equipment at 4,000 rupees and the balance was paid to him. Now उसका क्या मतलब है कि रियलाइजेशन अकाउंट जब हमने बनाया तो सारे डेटर्स को सारे एसेट को हमने डेबिट साइड पोस्ट किया और सारे लाइबिलिटीज को हमने क्रेडिट साइड पोस्ट करके खत्म कर दिया. तो इक्विपमेंट यहां पर लिखेंगे हम. इक्विपमेंट कितने का है? 4,000 का. और क्रेडिटर कितने का है? क्रेडिटर है 6,000 का. ये दोनों को आपस में सेटल कर रहा है ना. क्रेडिटर जो है वो इक्विपमेंट ले जा रहा है, तो इसकी हम कोई जर्नल एंट्री नहीं करेंगे. कोई भी जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड नहीं है. लेकिन यहाँ देखिए क्रेडिटर ज़्यादा का है और इक्विपमेंट कम का है, तो 6,000 में से 4,000 रुपीज़ ही सेटल होगा और बाकी का 2,000 रुपीज़ फर्म कैश में देने वाली है ना. तो वो जो कैश एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो टू बैंक लिख करके हम 2,000 रुपीज़ क्रेडिटर को देंगे. तब जाकर के क्रेडिटर का पूरा पेमेंट 6,000 रुपीज़ का होगा. ऐसा क्वेश्चन में ही लिखा है. एंड द बैलेंस अमाउंट इज पेड इन कैश, ऐसा लिखा है. फाइन. सो हम सिर्फ बैंक अकाउंट का ही पेमेंट का ही जर्नल एंट्री करेंगे. ये जो इक्विपमेंट ले जा रहे हैं क्रेडिटर्स और इक्विपमेंट आपस में जो सेटल हो रहे हैं उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी. सो क्या है ये? रियलाइजेशन अकाउंट. सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक या कैश लिख सकते हैं और यहां सिर्फ 2,000 रुपीज हमें लिखना है. ये रियलाइजेशन अकाउंट किसके लिए डेबिट हुआ है? क्रेडिटर्स के लिए. क्रेडिटर के लिए हम पेमेंट कर रहे हैं 2,000 रुपीज. फाइन. बीइंग पेड टू क्रेडिटर्स. नाउ सेकेंड पॉइंट, इन्वेस्टमेंट्स विच वेर ऑफ रुपीज 1 लाख. देखिए इन्वेस्टमेंट्स कितने का है? रुपीज 1 लाख का है. फाइन. हाफ ऑफ इट इज टेकन बाय मोहन. हाफ कर दीजिए इसका 50,000. ये कौन ले गया? मोहन, है ना. मोहन कौन है? मोहन क्रेडिटर है. हाफ ऑफ इट वॉज टेकन बाय मोहन अ क्रेडिटर एट 10% अबाउ द बुक वैल्यू. तो 10% अबाउ द बुक वैल्यू, तो 50,000 का 10% कितना होगा? 5,000. ये कितने में हो गया? 55,000 का हो गया. 55,000 रुपीज में इन्वेस्टमेंट्स जो है, हाफ इन्वेस्टमेंट. कितना इन्वेस्टमेंट है ये? हाफ इन्वेस्टमेंट इज टेकन बाय अ क्रेडिटर मोहन एंड इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम. तो मोहन तो क्रेडिटर है, क्रेडिटर को कितना भी पैसा देना हो उसको 55,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट दिया जा रहा है, तो हमें इसको रिकॉर्ड करना होगा. फाइन. लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट अगर हम देखें तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में इन्वेस्टमेंट्स है और क्रेडिट में क्रेडिटर है, तो ये दोनों आपस में सेटल हो रहे हैं, तो इसको हमें और कोई जर्नल एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है. हालांकि इन्वेस्टमेंट्स को वो उसके मूल्य से ज़्यादा के अमाउंट में ले जा रहा है, लेकिन हमें और भी सेटलमेंट की कोई भी जर्नल एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है. जब एसेट और लाइबिलिटी आपस में सेटल होते हैं तो हमें कोई जर्नल एंट्री और करने की ज़रूरत नहीं है. नो जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड. ऐसे केस में आपको ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है. दिस इज अ पार्ट ऑफ योर आंसर टू राइट नो जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड. नाउ लेट अस सी द थर्ड पॉइंट. Loan of rupees 50,000 advanced by Nisha to the firm was returned. Who is Nisha? Nisha is one of the partner.
और ये आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं है, ये पार्टनर्स की ही लाइबिलिटी है। एज अ रिजल्ट यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट का कुछ लेना देना नहीं है। हम निशा के लोन अकाउंट को क्लोज करेंगे डेबिट करके। सो निशा's loan account will be debited and closed. Amount is rupees 50,000 to bank. Being partners loan paid. क्योंकि पार्टनर का लोन कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होता है और इसे बाहर ही सेटल किया जाता है, इसलिए हमें इसे यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट बिल्कुल भी ओपन नहीं करना है और लोन को जो कि पार्टनर का है उसे सीधा बैंक के माध्यम से हम इसका पेमेंट करेंगे। फाइन। और पार्टनर का जो लोन है वो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करने के बाद ही पेमेंट होता है। तो सारे लाइबिलिटीज़ अभी फर्म ने पूरे कर दिए हैं, पेमेंट कर दिए हैं। अब जो पैसा बचा हुआ है उससे पार्टनर्स का लोन दे रहे हैं, है ना। इसलिए हमने लास्ट में इस एंट्री को रखा हुआ है। क्वेश्चन में भी इसे इसी तरीके से अरेंज किया गया है कि पहले हमने क्रेडिटर्स को सेटल कर दिया, आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को, उसके बाद हम पार्टनर्स के लोन को पे कर रहे हैं। अब लॉस हो गया हमें, है ना। फोर्थ पॉइंट में लिखा है लॉस ऑन रियलाइजेशन ₹30,000। सो फोर्थ पॉइंट लॉस ऑन रियलाइजेशन, सो लॉस इज अ क्रेडिट बैलेंस। सो रियलाइजेशन अकाउंट को हमें क्रेडिट करना होगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। हु आर द पार्टनर्स? निशा, कमल एंड विजय। टू रियलाइजेशन अकाउंट अमाउंट इज 30,000 और कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। एज अ रिजल्ट इट इज इक्वल पार्टनर्स। बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 10। सो एक हिडन सा जर्नल एंट्री हमें और है। देखिए सेकंड पॉइंट में है ये, मेरे को फिफ्थ नहीं लिखना चाहिए, सेकंड पॉइंट का ही ये जर्नल एंट्री है। ये अंडरस्टूड है, ये डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, मैं भी इसे भूल जा रहा था। हिंट में देख करके ही मुझे याद आया कि ऐसा भी करना है। देखिए इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख रुपीज़ का है, जिसमें से आधा हमने अपने क्रेडिटर मोहन को दे दिया है, लेकिन बाकी का जो दूसरा आधा है उसके बारे में कुछ भी जिक्र नहीं है कि वो रियलाइज़ हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि किसी भी तरीके का टेंजिबल एसेट के बारे में अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि वो रियलाइज़ हुआ है कि नहीं, इसका मतलब है कि वो 100% वैल्यू में रियलाइज़ हुआ है। तो हम इन्वेस्टमेंट्स को, बाकी का जो इन्वेस्टमेंट 50% बचा हुआ है उसे हम रियलाइज़ करेंगे, मतलब उसे हम बेच देंगे। तो उसके लिए क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट होगा, है ना। क्या हो रहा है? 1 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है, उसका 50% जो बचा हुआ है वो हम रियलाइज़ कर रहे हैं बुक वैल्यू में। सो 50,000 रुपीज़ में वो इन्वेस्टमेंट रियलाइज हो गया, बिक गया। सो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये काहे का है? इन्वेस्टमेंट है ये। बीइंग रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट विच इज 50% रियलाइज्ड। सो कई बार क्वेश्चन में कुछ चीज़ें साइलेंटली कही गई होती हैं, उसे हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये आपको समझना है कि इनटेंजिबल एसेट अगर रिकॉर्डेड है तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है तो भी आपको उसे रियलाइज़ करना है। फाइन। सो 50% इन्वेस्टमेंट तो हमने क्रेडिटर्स को दे दिया, रिमेनिंग 50% को बुक वैल्यू में ही रियलाइज किया। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 11। Simar, Raja and Rita were partners in a firm
sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1. The firm was dissolved on 31st March 2019. After the transfer of assets other than cash and external liabilities to realization account, the following transactions took place. So after the assets and liabilities have been transferred, सारे assets और outside liabilities को transfer करने के बाद ये transactions हुए हैं. क्या है वो? A debtor whose debt of rupees 90,000 had been written off as bad paid rupees 88,000 in full settlement. Creditors to whom 1,21,000 were due to be paid accepted stock at rupees 71,000 and the balance was paid to them by check. Raja had given a loan to the firm of rupees 18,000. He was paid rupees 17,000 in full settlement of his loan. Who is Raja? Raja is one of the partner. Now, investments were rupees 53,000, out of which investments of rupees 43,000 were taken by partner Simar at rupees 52,000 and the balance of the investments were sold for rupees 12,000. Expenses on dissolution amounted to rupees 19,000 and the same were paid by the firm. Profit on dissolution amounted to rupees 30,000. Pass the necessary journal entries for the above transactions in the books of the firm. So let us see the explanation in the solution. So a debtor whose debt of rupees 90,000 had been written off as bad paid rupees 88,000 in full settlement. So bad debts recovered है ये और 88,000 रिसीव हो रहा है. सो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट आप डेबिट करेंगे 88,000 से टू रियलाइजेशन अकाउंट. सो व्हाट इज दिस? बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट है. कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट या लाइबिलिटी को जब हम रियलाइज करते हैं, एसेट को हम बेचते हैं या लाइबिलिटी को पेमेंट करते हैं तो रियलाइजेशन के थ्रू ही होना है. फाइन. बीइंग अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज्ड. या आप ये भी लिख सकते थे बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड. Point B. Creditors to whom 1,21,000 were due to be paid accepted stock at rupees 71,000 and the balance was paid to them by a check. Now realization account में to stock और यहाँ है क्रेडिट साइड है बाय क्रेडिटर्स है. ओके. और स्टॉक कितने का है? स्टॉक इज ऑफ 71,000. ये पहले ही ट्रांसफ़र किया जा चुका है और क्रेडिटर्स है 1,21,000 के. ये दोनों का आपस में सेटलमेंट हो रहा है. लेकिन क्रेडिटर्स ज़्यादा के हैं तो उन्होंने स्टॉक 71,000 का ले लिया. लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ कि ये फुल सेटलमेंट में लिया. रिमेनिंग पैसा हमने दिया ये लिखा हुआ. तो व्हाट इज़ द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स? वो हम पेमेंट करेंगे टू बैंक के माध्यम से. कितना? 50,000. अब जाकर के क्रेडिटर जो है वो बैलेंस हुआ. फाइन. सो हमें इनकी एंट्री तो नहीं करनी है जो एसेट और लाइबिलिटी आपस में सेटल हो रहे हैं. जो बैंक से पेमेंट हो रहा है इसकी एंट्री हमें करना है. तो व्हाट इज द एंट्री? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक. ₹50,000. Being amount paid to creditors. Now point C. Raja had given a loan to the firm of rupees 18,000. He was paid rupees 17,000 in full settlement of his loan. Who is Raja? Raja is one of the partner of the firm. फाइन. और राजा ने फर्म को लोन दिया था 18,000 का और इसको पेमेंट हमें करना है. फाइन. सो राजास लोन अकाउंट डेबिट होगा. राजाज लोन अकाउंट विल बी डेबिटेड. ये आउटसाइड लाइबिलिटी होती अगर ये
तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है और उसके लिए हम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट लिखते हैं। लेकिन यहाँ हमें पार्टनर के लोन को सेटल करना है, इसलिए राजाज लोन, पार्टनर का लोन कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाना चाहिए, और ये है 18,000 रुपीज़ का। और वैसे भी ये वाला स्टेटमेंट जो है ये अभी नहीं आना चाहिए। पार्टनर्स का लोन जो है आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को पूरा पेमेंट करने के बाद ही पेमेंट किया जाता है। फाइन। लेकिन यहाँ देखिए पॉइंट ई में अभी भी डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बचे हुए हैं, तो इसको सेकेंड लास्ट आइटम होना चाहिए था, बट स्टिल हम अभी पेमेंट कर रहे हैं। सो टू कैश या बैंक लिख सकते हैं। फाइन सर, 17,000 रुपीज़ इन फुल सेटलमेंट। तो 1,000 रुपीज़ का क्या होगा? 1,000 रुपीज़ का गेन हो गया फर्म को, सो उसके लिए हम रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे। गेन के लिए लिख रहे हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट, ना कि पार्टनर्स लोन के लिए लिख रहे हैं। और गेन जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट में ही रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। पॉइंट डी, and investments were of rupees 53,000, out of which investments of rupees 43,000 were taken by Simar, a partner, at rupees 52,000, and the balance of investments were sold for rupees 12,000। देखिए इन्वेस्टमेंट्स कितने के हैं यहाँ मैं समझा देता हूँ। इन्वेस्टमेंट्स हैं 53,000 रुपीज़ के, इसको आप दो टुकड़े में करिए। आउट ऑफ विच जो 43,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है, दो हिस्से में हम कर रहे हैं, तो ये 43 का हो जाएगा और दूसरा 10,000 का हो जाएगा। 43 वाला जो इन्वेस्टमेंट है उसको कौन ले जा रहा है? पार्टनर सिमर। कितने में लेकर जा रही है? 52,000 रुपीज़ में ले जा रही है। और रिमेनिंग जो 10,000 बचा है इसको हम बेच दे रहे हैं, सोल्ड। कितने में बेच दे रहे हैं? 12,000 रुपीज़ में बेच दे रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर भी फर्म को 10,000 रुपीज़ का गेन हो रहा है, और यहाँ पर भी फर्म को 2,000 रुपीज़ का गेन हो रहा है। ओके, तो हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। ये जो 10,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट बिका है, इसके लिए तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। फाइन, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कितने का? 12,000 रुपीज़ में बिक गया। और जो सिमर लेके जा रही है इसके लिए सिमर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। सिमर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितने में ले जा रही है उतने को लिखेंगे हम, 52,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना हो जाएगा ये? 64,000। मतलब समझिए कि 53,000 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट्स को 64,000 रुपीज़ में रियलाइज किया गया। ओके, बीइंग इन्वेस्टमेंट्स रियलाइज्ड। तो ये जो गेन है 12,000 आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि रियलाइजेशन अकाउंट में ही है, और ये टोटल प्रॉफिट या लॉस ऑन रियलाइजेशन के रूप में पार्टनर्स को दे दिया जाएगा। नाउ पॉइंट ई, expenses on dissolution amounted to rupees 19,000 and the same were paid by the firm। फर्म ने expenses on realization पे किया, तो उसके लिए realization account डेबिट। 19,000, और क्योंकि फर्म ने पे किया है तो टू बैंक लिखेंगे। बीइंग expenses paid। नाउ पॉइंट एफ, प्रॉफिट ऑन डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू रुपीज 30,000। सो ये प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस होता है ना, तो इसके लिए हम रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन है ना। अब हम तीनों पार्टनर्स को दे देंगे, सिमर, राजा एंड रीता।
इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में देंगे सो आएगा 12,000 रुपीज़ एंड 6,000 रुपीज़, क्योंकि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:2:1। being profit transferred to partners in profit sharing ratio which is 2:2:1. So this is the solution for question number 11. मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को अच्छे से देखा है, एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुना है। मेरा सजेशन है कि आप वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन एंड वैल्यूएबल हिंट्स एंड टिप्स आपके साथ शेयर किया जाता है। इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी आराम से इस चैनल के माध्यम से पूरा टी.एस. गरेवाल टेक्स्ट बुक सॉल्व कर सके। टी.एस. गरेवाल एक शानदार टेक्स्ट बुक है और आप क्लास 12th में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट देन प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आप किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं, और साथ में ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगता है। Thank you so much for liking, subscribing and sharing this channel. Thank you so much for watching this video.